हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी। ज्योग्राफी में यूजीसी नेट पे जो अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका लेवल पहले से अपग्रेड किया है और उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना बना करके आपके नॉलेज को खंगालने या जानने की कोशिश की जाती है। और ऐसे में थीसिस एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है यूजीसी नेट के सिर्फ 5 क्वेश्चन। लेकिन यकीन मानिए, अगर ये 5 क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं और इनको सही हल करने की कोशिश करते हैं तो आपको वो टॉपिक या तो आपको आ रहा होगा, वरना आपको टॉपिक फिर से प्रिपेयर करना होगा। शुरू करते हैं आज के 5 टॉपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अब यहां पे आपको इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट चुनना है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्वेश्चन है विंध्यन समूह। विंध्यन समूह मुख्यतः बालुका पत्थर से बना है, यानी हमारा एक टॉपिक में कौन है, विंध्यन ग्रुप। यहां नोट करते जा रहे हैं, विंध्यन ग्रुप। दूसरा, ये देखिए, विंध्यन समूह मुख्यतः बालुका पत्थर, चूना पत्थर और शैल से निर्मित है, यानी सैंड, बालुका पत्थर सैंडस्टोन, चूना पत्थर लाइमस्टोन और शैल से बना हुआ है विंध्यन समूह। दूसरा स्टेटमेंट, भारत में नीश तथा शिस्ट मोस्ट एंशियंट रॉक है। सबसे पुरानी चट्टानें कौन है, नीश और शिस्ट, वो भी लीड कर लेते हैं। भारत में पूछ रहा है नीश और शिस्ट, ये भी चट्टानें भारत में, इनके बारे में पूछ रहा है। फिर क्या क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन है गोंडवाना समूह की चट्टानें नदीय उत्पत्ति की हैं, यानी आपके क्वेश्चन में गोंडवाना भी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ओलिगोसीन काल में ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति हुई, यानी आपसे क्वेश्चन किसके बारे में और पूछ रहा है, दक्कन ट्रैप। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। विंध्य समूह मुख्यतः बालुका पत्थर, चूना पत्थर और शैल से बना हुआ। बिल्कुल, विंध्यन समूह जो है वो रिवर, देखिए 2 तरह का विंध्यन समूह है, एक होता है रिवराइन और दूसरा होता है जो छिछले सागर में जमा हुए हैं। तो जब भी छिछला सागर आएगा तो वहां पर विंध्यन समूह की चट्टानों में बिल्कुल सैंडस्टोन आएगा। अगर वाटर डिपोजिशन है तो सैंडस्टोन पक्का आना है, बिना सैंडस्टोन के काम नहीं चलेगा। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है चूना पत्थर। आपको याद होगा, अगर इस बात को बहुत टेक्निकली ना समझें तो भारत में जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो सीमेंट इंडस्ट्री का है, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है और मध्य प्रदेश में विंध्यन ग्रुप्स है। और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल है वो कौन है, वो लाइमस्टोन है। तो विंध्यन ग्रुप में भी लाइमस्टोन पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन हुआ है वो स्टेटमेंट सही है। भारत में नीश तथा शिस्ट प्राचीनतम चट्टानें हैं। बिल्कुल, आप जानते हैं कि जो गोंडवाना जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें आर्कियन टाइम की रॉक्स कौन सी हैं, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट है। तो ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट एंशिएंट रॉक की हैं। आर्कियन एरा की जो कि कैसी हैं, जो कि रवेदार है, ठीक है, क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं और लगभग 67 करोड़ ईयर्स बिफोर बनी हुई हैं, व्हेन जब पृथ्वी जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, सिकुड़ने लगी, और उसी टाइम में ठंडा होने से पहली चट्टानें जो बनती हैं दे आर कॉल्ड ग्रेनाइट, नीस एंड शिस्ट इन इंडिया। ये भी सही हो गया। फिर गोंडवाना समूह की चट्टानें नदी उत्पत्ति की हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, जब कार्बोनिफरस पीरियड था, कार्बोनिफरस एरा था, तो कार्बोनिफरस टाइम में क्या हुआ, उस समय जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो ठंडा हो गया था, आइस एज था। 2 जगह आइस एज है, एक जब कार्बोनिफरस टाइम है और दूसरा प्लीस्टोसीन। तो कार्बोनिफरस टाइमिंग में क्या था कि पूरा ठंडा हो गया और वहां पे जो ग्लेशियर्स थे उनसे क्या हुआ, उनसे इरोजन हुआ, और ग्लेशियर से जब इरोजन हुआ तो ग्लेशियोफ्यूवियल जो डिपोजिशन है वो डेवलप हुए, और ग्लेशियर के पिघलने से फिर छोटी छोटी जलधाराएं निकली और उसमें वो डिपॉजिट्स थे। तो वो जब डिपोजिशन हुआ रिवर रीजन में तो क्या हुआ, तो उनसे दलदल यानी मार्शी लैंड बना, और उसी मार्शी लैंड में उस एरिया के पेड़ और जो दूसरे जीव जंतु थे या दूसरी वनस्पतियां थी वो उसमें दब गई और बाद में वो कोयले के रूप में फॉर्म हो गए। तो
तो बिल्कुल नदीय उत्पत्ति की है। ओलिगोसीन काल में दक्कन ट्रैप बना। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस पीरियड में बनता है, यही यहां पर गलत हो जाता है। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस पीरियड में बनता है। अब देखिए यहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूं। जैसे विंध्यन ग्रुप है, दो जगह है, एक है अपर विंध्यन और दूसरा है लोअर विंध्यन। अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन दोनों में एक बेसिक अंतर क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। अपर विंध्यन जो है वो रिवर वैलीज क्षेत्र में है और लोअर विंध्यन जो है वो सागर में है। लोअर विंध्यन किसमें है? ये सागर में मोटा जमाव है, यानी थिक डिपोजिशन इन ओशन। और ये क्या है? अपर विंध्यन जो है ये रिवर साइड डिपॉजिट। ये दोनों में एक बहुत बेसिक फर्क है। और विंध्यन ग्रुप जो है ये है कहां? ये राजस्थान में है और एमपी में। सबसे ज्यादा ये ग्रुप कहां मिलेगा आपको? राजस्थान और एमपी में मिलेगा। ठीक, अब इसमें जो अपर विंध्यन है इसमें लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है और क्वार्टजाइट। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट किसमें? अपर विंध्यन। और अपर विंध्यन कहां का है? अपर विंध्यन जो है वो सागरों में डिपॉजिट हुआ था। और लोअर विंध्यन जो है उसमें सैंडस्टोन, शेल और कॉन्ग्लोमीरेट। अपर विंध्यन में कौन कौन है? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट। लोअर विंध्यन में क्या है? सैंडस्टोन, शेल और कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब कहता है नीस। ये तो आपको पता है कि आर्कियन रॉक्स हैं। फिर गोंडवाना, गोंडवाना रिवर साइड अभी हमने बात की। इंडिया का 98% जो कोल है वो गोंडवाना टाइप का ही कोल है, जो महानदी के रियल में डिपॉजिट है, जो महानदी में है, जो नर्मदा के क्षेत्र में है, जो दामोदर नदी के क्षेत्र में है, जो कृष्णा नदी के क्षेत्र में है, गोदावरी नदी के क्षेत्र में है। ये कृष्णा से लेकर के और जो दामोदर का रीजन है उस पूरे रीजन में, सोन का रीजन है, वहां पर इंडिया का 98% कोल जो कि बिटुमिनस टाइप का है वो डिपॉजिट होता है। ठीक, और ये कब का है? ये अपर कार्बोनिफोरस से लेकर के जुरैसिक टाइप का। कब का है? अपर कार्बोनिफोरस से जुरैसिक, अपर फोरस से जुरैसिक, अपर कार्बोनिफोरस से जुरैसिक टाइम का है। ठीक, इंडिया का। अब आता है दक्कन ट्रैप। देखिए दक्कन ट्रैप कब है? दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस, ध्यान दीजिएगा वर्ड, दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस से लेकर के और कब तक? क्वेश्चन में आपके पूछा क्या था? क्वेश्चन में आपके पूछा था ओलिगोसीन, नहीं इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ये इसमें क्या बना है? ये टर्शरी पीरियड एरा है। इसमें क्या बना था? इसमें हिमालय बना था। और यहां पे क्या आपका क्या बन रहा है? क्रिटेशियस से लेकर के इयोसीन तक, क्रिटेशियस से लेकर के इयोसीन, ओलिगोसीन के ठीक पहले तक का जो टाइम पीरियड है उसमें इंडिया में जहां महाराष्ट्र है वहां फिशर इरप्शन से दरारी उद्भेदन यानी फिशर इरप्शन से बेसाल्ट लावा का डिपोजिशन हुआ था। जो ईस्टर्न साइड में, एक छोटा सा फिगर आपको बना के दिखाऊं यहां पर, जो ईस्टर्न साइड था डिपोजिशन का और जो वेस्टर्न साइड था उसमें एक बेसिक डिफरेंस था। ईस्टर्न साइड में डिपोजिशन बहुत गहरा नहीं है और पश्चिमी साइड जो डिपोजिशन है वो गहरा है।
ठीक है, वेस्टर्न साइड बहुत गहरा है, यानी 2000 मीटर से ज्यादा डिपोजिशन है, 2134 मीटर तक। और जब हम इसको ईस्ट की तरफ पहुंचते हैं तो गहराई जो लावा की है, बेसाल्ट लावा की, वो कम हो जाती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन का लेवल। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब आपसे कह रहा है सही, पिछले में पूछा था सही नहीं है, अब आपसे पूछ रहा है सही। क्योंकि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान आपको रखना है। पहला क्वेश्चन, which of the following statements, cyclones and anticyclones affect the characteristics of prevailing winds? prevailing winds में वेस्टर्लीज पछुआ पवनों को प्रभाव डालता है। देखते हैं, मध्य अक्षांशों में पछुआ पवनें सबसे महत्वपूर्ण वायुतंत्र हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें अधिक तीव्र होती हैं। सही कह रहा है। अब देखिए, हम यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक साइक्लोन्स और पछुआ पवनें, यानी हमें जो अब पढ़ना है वो साइक्लोन से पछुआ पवनें। चलिए देखते हैं, यहां पर एक ग्लोब जैसी आकृति बनाते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं। यह है 0 डिग्री, 10 to 10, 0 डिग्री। यह है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक, फिर आते हैं 30 to 35, 30 to 35। ये क्या है? ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। ये क्या है? ये है सब ट्रॉपिकल हाई। ठीक, फिर 60 से 65, ये जो एरिया है 60 से 65 वाला, यहां की जो कंडीशन है वो क्या होगी? ये भी है टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट, और यहां पे है पोलर हाई। ये पोलर हाई। ठीक, अब हम देखते हैं वेस्टर्लीज की कंडीशन क्या है। पहले तो ये जो डायरेक्शन है वो किसका है? वो ट्रेड विंड का है। ठीक, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, सरफेस धरातल के ऊपर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं, धाराएं, गोली, सब कुछ अपनी राइट डायरेक्शन में टर्न हो जाती है। तो यहां पर राइट डायरेक्शन में पछुआ हवाएं टर्न हो जाती हैं, और यहां से राइट डायरेक्शन में टर्न होती है पोलर विंड्स। तो विंड्स हो गई। इन हवाओं को क्या कहेंगे हम? इन हवाओं को हम कहेंगे ट्रेड विंड, यानी व्यापारिक पवनें। ये है वेस्टर्लीज, ये है पोलर। ठीक, अब क्वेश्चन में आपके पूछा था कि साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, यानी चक्रवात और प्रतिचक्रवात, ये पछुआ हवाओं को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, जो प्रतिचक्रवात और चक्रवात होते हैं, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स होते हैं, खासकर जो टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं वो वेस्टर्लीज के साथ वेस्ट टू ईस्ट दिशा में चलते हैं, तो वो वेस्टर्लीज को इफेक्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल ही एकदम सही है। पहला क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था, देखिए, यानी ये सही हो गया। चक्रवात तथा प्रतिचक्रवातों द्वारा पछुआ पवनों की विशेषताओं पर प्रभाव पड़ता है। अगर साइक्लोन बन गया है तो वेस्टर्लीज जो होंगी वो ज्यादा ह्यूमिड हो जाएंगी, और अगर
साइक्लोन या फ्रंट नहीं बने हुए हैं तो उसकी ह्यूमिडिटी कम होगी, स्पीड भी कम होगी और इफेक्ट इंपैक्ट जो होगा वो कम होगा। दूसरा, मध्य अक्षांशों में पछुआ पवन सबसे बिल्कुल सेंट्रल लैटिट्यूड्स में है पछुआ पवनें, देखिए मध्य अक्षांशों में है पछुआ पवन, सबसे इंपॉर्टेंट विंड्स यही होती हैं, यही साइक्लोन और सम टेम्परेट साइक्लोन्स को कैरी करके ले भी जाती हैं। वेस्टर्न यूरोप में पूरे वर्ष होने वाली वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो यही वेस्टर्लीज होती हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे देखिए, फिर कह रहे दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें अधिक तीव्र होती हैं। यस, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें अधिक तीव्र इसलिए होती हैं क्योंकि यहां पर लैंड बॉडी कम है, वाटर बॉडी ज्यादा है, तो बिना किसी एक्स्ट्रा डेविएशन के ये वेस्ट से ईस्ट की दिशा में तेज चलती हैं इन द कंपेयर टू, तेज परमानेंट चलती हैं कहां पर, इन द कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन में क्या होता है, ए बी सी ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या होता है, करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरनोजम मृदा मोटी घास वाली, चरनोजम मृदा मोटी घास वाले भागों में विकसित होती है। चरनोजम पहले तो हमें समझना होगा, चलिए लिख लेते हैं यहां पर चरनोजम मृदा। दूसरा में क्या पढ़ना होगा, सॉरी दूसरा टॉपिक है इसमें चरनोजम मृदा, लेटराइट मृदा का विकास गर्म तथा आर्द्र। अब देखिए चरनोजम मृदा जो है यहां देखते हैं, दूसरा लेटराइट मृदा। चरनोजम मृदा को ही हम कहते हैं ब्लैक सॉइल, और चरनोजम सॉइल दो जगह पाई जाती है, एक स्टेपीज और प्रेयरीज। स्टेपीज और प्रेरीज में पाई जाती है चरनोजम, यानी रूस में पाई जाएगी और कनाडा के प्रेरीज में पाई जाएगी। इनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, ह्यूमस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसके अलावा इसमें जो फास्फोरस की मात्रा होती है और अमोनिया की मात्रा होती है वो अच्छी होती है, इसीलिए ये जो प्रोडक्शन है इसका वो बहुत ज्यादा होता है। और ये मोटी घास वाली नहीं, मुलायम घास वाली, यही देखिए डिफरेंस है। ब्लैक सॉइल में ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है चरनोजम मृदा की, तो ये क्या है, ये सॉफ्ट ग्रास यानी बहुत मुलायम घास वाले स्टेपीज में रहती है, तो ये सही हो गया। दूसरा कह रहा है लेटराइट मृदा। अब देखिए लेटराइट मृदा में क्या होता है, दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेटराइजेशन और कैल्सिफिकेशन। तो लेटराइजेशन में क्या होता है, जहां हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होता है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में रेन यानी बारिश की बूंदों के साथ, बारिश अधिक हो रही है, बारिश के साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ड्रेन करके निचले स्तर में चले आते हैं, इसी को मृदा का लेटराइजेशन कहते हैं। और जहां पर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस होती है, स्पेशली ट्रॉपिकल एरियाज में, वहां पर लेटराइट सॉइल्स पाई जाती हैं। ज्यादा बागवानी कृषि जो होती है वो इसी लेटराइट, गार्डनिंग एग्रीकल्चर लेटराइट मिट्टी में होती है। तो लेटराइट मृदा का विकास गर्म तथा आर्द्र जलवायु में होता है, ये बी सही है, यानी सही क्या होगा, ए सही नहीं है और बी सही है, राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, वेलापर्वती या पैलेजिक डिपोजिशन। अब देखिए पहले तो हमें समझना होगा वेलापर्वती या पैलेजिक क्या है। पैलेजिक डिपॉजिट की बात कर रहा है ये, एक होता है पैलेजिक बायोम, यहां पर किसकी बात कर रहा है, पैलेजिक डिपॉजिट की बात कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, क्या होता है इसमें, चलिए पहले देख लेते हैं। तो पैलेजिक डिपॉजिट जो है ये ओशन या सी में होता है, यानी सागरों या महासागरों में होता है। और इसमें है क्या क्या, देखिए इसमें है पहले तो रेड क्ले यानी लाल मृतिका, इसके अलावा इसमें रेडियोलेरियन डायटम
रेड क्ले, रेडियोलेरियन, डाइटम, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्ट है इसका, वो है टेरोपॉड। तो पैलेजिक डिपोजिशन में रेड क्ले, रेडियोलेरियन, डाइटम और टेरोपॉड है। और ये जितने भी डिपॉजिट होते हैं ये मुख्यतः किसके हैं? ये एल्गी डिपोजिशन है। जब भी कभी आपको क्वेश्चन आएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा भी है, तो ये शैवाल यानी एल्गी के डिपोजिशन है। और इसके अलावा कहां डिपॉजिट होते हैं? तो ये 100 फैदम के नीचे यानी गहरे भाग में डिपॉजिट होते हैं। ये भी इसकी खास बात है। तो पैलेजिक डिपोजिशन गहरे भाग में होता है, रेड क्ले, रेडियोलेरियन, डाइटम, टेरोपॉड के साथ होता है। इसमें ग्लोबिजेरिना भी होता है, ग्लोबिजेरिना। तो ग्लोबिजेरिना, डाइटम, टेरोपॉड, रेडियोलेरियन ये सभी होते हैं। और ये समुद्री जीवों के अवशेष, समुद्री जीवों के अवशेष यानी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ओशन पॉलिप्स एंड एल्गीज। तो अब देखिए यहां ऑप्शन में क्या आता है? ऑप्शन में आ रहा है स्थलजात, लैंड के बिल्कुल नहीं है, ब्रह्मांडीय, ब्रह्मांड के बिल्कुल नहीं है, अजैविक और जैविक। तो ये क्या है? ये जैविक हैं। और जिनको लास्ट में क्या कहते हैं? ऊज। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डिपोजिशन है ना, ये क्या होता है लास्ट में? ये ऊज होता है। और इसी ऊज के डिपोजिशन को पैलेजिक कहते हैं, जो डीप वाटर में होता है 100 फैदम से नीचे। ये ध्यान रखिएगा, जो बाद में मड या ऊज में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, एस्कर का निर्माण निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? अब देखिए एस्कर, एस्कर का डिपोजिशन देखिए, एक होता है ग्लेशियर और दूसरा होता है ग्लेशियो फ्लूवियल। ग्लेशियो फ्लूवियल यानी यहां पर ग्लेशियर और उसके साथ जो जल होता है, ये दोनों मिलके वर्क करते हैं। एक नहीं मरेगा, दोनों मिलके करेंगे। ठीक, तो होगा क्या? जब ग्लेशियर मेल्ट होता है, ठीक, तो इससे क्या होगी? इससे जलधाराएं आएंगी। अब जब ये मेल्ट होगा, इससे जलधाराएं आएंगी, तो क्या होगा? जब जलधाराएं आएंगी तो इसी एरिया में या इसी जलधाराओं वाले क्षेत्र में क्या होगा? वाटर डिपॉजिट करेगा। और किसको डिपॉजिट करेगा? जो ग्लेशियोफ्लूवियल ने इरोड किया था, जो इरोडेड बालू, बजरी, कंकड़, पत्थर था, उसको ग्लेशियर और उसका जल मिलकर डिपॉजिट करेगा। यानी एस्कर क्या है? एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। और ये बनता कैसे है? देखिए मान लिया ऐसे है, ये इधर ग्लेशियर का पार्ट है, ये बनेगा कैसा? ये इस तरीके से बनता है एस्कर, इस तरीके से। ठीक, और एस्कर जहां बनता है डिपोजिशन से, वैसे रिजेस के फॉर्म में होता है। और जब भी रिजेस के फॉर्म में होगा तो उसका एडवांटेज ये होगा कि वहां पर रेल लाइन, रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जब ये सॉलिड हो जाता है। तो ऐसा ग्लेशियोफ्लूवियल जो इरोजन का डिपोजिशन यानी जो डिपोजिशन होगा, वो होगा का ये वहीं पर होगा जहां पर इस तरीके का इरोजनल एक्टिविटी होती हो, यानी ग्लेशियर भी हो और थोड़ा सा पिघल करके पानी बने और डिपोजिशन भी करे। तो ये कहां पर होगा? ये स्वीडन में होता है बहुत ज्यादा। स्वीडन और फिनलैंड के क्षेत्रों में लंबे लहरदार कटक, जो कि बजरी यानी ग्रेवल के डिपॉजिट से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एस्कर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आ गया आपका, ग्लेशियल, प्री ग्लेशियल, इन द कार्स्ट रीजन एंड इन द
एरियन डिपोजिशन। अब आप इसमें से बताइए कि इसमें से आंसर क्या होगा, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एस्कर डिपोजिशन से बनने वाला जो लैंडफॉर्म होता है वो कहां होता है। क्लियर? तो ये अब इसका आंसर आप बताइएगा, एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया है, ठीक, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अब आप बताएंगे कि ये इनमें से ग्लेशियल, प्री ग्लेशियल, कास्ट या एरियन डिपोजिशन में होता है। तो आज के 5 क्वेश्चन और हो गए, 5 क्वेश्चन नहीं 5 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में आपके फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।